Hello friends, welcome to Learn at Ease. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर एरा के बारे में। कोल्ड वॉर जो 1945 से 1990s तक चला, ये वो टाइम था जब पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक टेंशन सी क्रिएट हो गई थी। इट वॉज द टाइम जब पूरा जो वर्ल्ड है वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। इसी दौरान हमें वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने के लिए मिली। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में वॉर हुआ, वियतनाम में वॉर हुआ और कोरिया जैसे कंट्रीज ने भी बहुत सारे वॉर को देखा। और साथ ही हम देखेंगे कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1945 में अक्टूबर में क्रिएट किया था वर्ल्ड में पीस और हार्मनी लाने के लिए, वो इस कोल्ड वॉर में इनफेक्टिव रहा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन किसी भी तरीके से कोल्ड वॉर एरा में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं रोक पाया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे 2 पावर ब्लॉक्स आमने सामने थे। एक तरफ थे एलाइज, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर एंड चाइना थे, तो तभी दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर, जिसमें कि जर्मनी, इटली और जापान एक साथ थे। एट लास्ट एलाइज पावर ने एक्सिस पावर को डिफीट किया और इसी के साथ जो जर्मनी है वो काफ़ी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। एलाइज पावर के अंदर क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही हुआ करते थे, सो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये दोनों ही कंट्रीज आपस में काफ़ी अच्छी मित्रता रखते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते होते ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज में आपस में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रस्ट होने लगे। 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहरों पे एटॉमिक अटैक किया, उस टाइम पूरा वर्ल्ड शॉक्ड हो गया था। और यहाँ तक कि यूएसएसआर, जो कि यूएसए को अपना एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री मानता था, उस तक को इस अटैक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन सभी चीज़ों के चलते दोनों ही कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ने लगी और डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता चला गया। और इसके बाद दोनों ही देशों में आगे रहने की काफ़ी ज़्यादा होड़ मच गई। दोनों ही कंट्रीज़ अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर रखने के लिए और पूरे वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस और हेजीमनी को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के विरोधी हो गए। तो चलिए जानते हैं कि कोल्ड वॉर आखिर होता क्या है। सो वर्ल्ड में बेसिकली 2 टाइप्स के वॉर को देखा जाता है। एक होता है कोल्ड वॉर और एक होता है हॉट वॉर। हॉट वॉर का मतलब होता है जब कंट्रीज आमने सामने होते हैं और उन दोनों कंट्रीज के बीच में डायरेक्ट वॉर होता है, जिसे हम कहते हैं हॉट वॉर। दूसरा होता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में जो भी विरोधी देश है, यानी कि जो दोनों देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो कभी भी आमने सामने जाकर युद्ध नहीं करते, यानी कि उनके बीच में हमेशा ही एक इनडायरेक्ट वॉर रहता है। सो ये जो कोल्ड वॉर था जो 1945 से 1990 के बीच में चला, इसमें यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही अपनी आइडियोलॉजीज को लेकर एक दूसरे के विरोधी थे। यूएसए कैपिटलिज्म थियोरी को काफ़ी ज़्यादा मानता था, वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर सोशलिज्म का सपोर्टर था। दोनों की ही आइडियोलॉजी एक दूसरे से काफ़ी अलग होने की वजह से ये दोनों ही कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गए और इस तरीके से पूरा ही जो वर्ल्ड था वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। वो सभी कंट्रीज जो कैपिटलिस्ट थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा मानते थे वो यूएसए ब्लॉक में चले गए, वहीं दूसरी तरफ जो कंट्रीज कम्युनिज्म और सोशलिज्म के सपोर्टर थे उन्होंने यूएसएसआर का साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ऐसा थर्ड ग्रुप भी था जो काफ़ी न्यूट्रल होके चल रहा था, यानी कि ऐसा ग्रुप जो ना यूएस ब्लॉक में था ना यूएसएसआर ब्लॉक में था, जिसको हम नेम के नाम से जानते हैं। नेम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट। ये वो सभी कंट्रीज थे जो हमेशा चाहते थे कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे और दोनों ही देश अपनी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको पीसफुली सॉल्व कर लें। लेकिन दोनों ही पावर ब्लॉक्स के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, यूएसए और यूएसएसआर दोनों का ही जो डिस्ट्रस्ट था वो बढ़ता जा रहा था।
जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक आयरन कर्टेन जैसा देखा गया, यानी कि एक ऐसी ट्रांसपेरेंट वॉल जिसने पूरे ही वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अब दोनों ही कंट्रीज में ज्यादा बड़ा ग्रुप बनाने की होड़ लग गई, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही अदर कंट्रीज को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर रहे थे ताकि उनका जो ग्रुप है वो ज्यादा बड़ा हो और एक कंट्री की हेजेमनी दूसरी कंट्री पे इजीली एस्टैब्लिश हो जाए। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जर्मनी काफ़ी बुरी तरीके से डिफीट हो गया था, तो जर्मनी का भी डिवीज़न हो गया था। ईस्ट जर्मनी जो है वो यूएसएसआर के पास चला गया और वेस्ट जर्मनी पे जो डोमिनेंस थी वो यूएसए की थी। अब जर्मनी के साथ साथ उसकी जो कैपिटल थी बर्लिन, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें कि ईस्ट ऑफ द बर्लिन पे यूएसएसआर का डोमिनेंस था एंड वेस्ट पार्ट ऑफ बर्लिन को यूएसए ने डोमिनेट किया। यहाँ तक कि जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में एक वॉल को क्रिएट किया गया पूरे बर्लिन को ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड करने के लिए। आगे चलकर हम देखेंगे कि यूएसएसआर का इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और जिसकी वजह से यूएसएसआर चाहता था कि पूरे बर्लिन पे सिर्फ और सिर्फ यूएसएसआर का ऑक्यूपेशन हो और वेस्ट अपना डोमिनेंस हटा ले। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि बर्लिन ब्लॉकेड जैसे क्राइसिस भी कोल्ड वॉर के दौरान हुए, जिसमें यूएसएसआर ने ईयर 1949 में जो वेस्ट ऑफ द बर्लिन जो कि यूएसए के डोमिनेंस में था उस पे काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स लगा दिए, जिसकी वजह से यूएसए की तरफ से जो आने वाली सप्लाईज़ हैं, जो फूड सप्लाई है, वाटर सप्लाई है या अदर एसेंशियल्स हैं जो वेस्ट बर्लिन को उस टाइम पे मिलते थे, उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया और साथ ही पूरे वेस्ट बर्लिन में एक क्राइसिस सा क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल था। यूएसएसआर चाहता था कि वेस्ट बर्लिन जो है वो सरेंडर कर दे और साथ में ईस्ट बर्लिन के साथ मिल जाए, जिससे कि पूरे बर्लिन पे कंट्रोल केवल यूएसएसआर का हो। हाँ, दूसरी तरफ अमेरिका भी कुछ कम नहीं था। उन्होंने इस चीज़ का तोड़ निकालने के लिए बर्लिन एयरलिफ्ट नाम के एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके तहत अमेरिका ने अपने बहुत सारे एयरप्लेन्स की मदद से वेस्ट बर्लिन में जो भी एसेंशियल सर्विसेज थी उनकी डिलीवरीज को पूरा किया। ये कार्यक्रम अगले कुछ दिनों तक चलता रहा, अब जिसकी वजह से यूएसएसआर ने परेशान होकर बर्लिन ब्लॉकेड को ही खत्म कर दिया और वापस से वेस्ट बर्लिन पर यूएसए का डोमिनेंस हो गया और ईस्ट बर्लिन पर यूएसएसआर का ही डोमिनेंस कायम रहा। कोल्ड वॉर के ही दौरान हम देखते हैं कि यूएसए मार्शल प्लान जैसे स्ट्रेटेजीज को लेकर आया, जिसका मेन मोटिव था कि जो यूरोप के सभी कंट्रीज में इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसको ठीक किया जा सके। इसीलिए मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने $13.3 बिलियन की इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड की। बट इसी मार्शल प्लान को यूएसएसआर ने एक नेगेटिव अप्रोच की तरह देखा, क्योंकि यूएसएसआर को लग रहा था कि अब जो अमेरिका है वो इस इकोनॉमिक असिस्टेंस के थ्रू वेस्ट के सभी कंट्रीज को अपने ब्लॉक में इन्वॉल्व करना चाहता है। दोनों ही कंट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर हेजीमनी की होड़ लगी हुई थी। इसी बीच हम देखते हैं कि यूएसए ने एक ऐसे मिलिट्री ग्रुप को बनाया जिसके थ्रू वो सभी उन कंट्रीज़ को एक करना चाहता था जो सभी यूएसए को सपोर्ट करते थे। और इसी क्रम में आगे चल के अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम के एक संगठन को इस्टेब्लिश किया, जिसे इन शॉर्ट नाटो के नाम से जाना गया। 1949 अप्रैल में बने इस संगठन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम की राजधानी में है। इसका जो मेन लीडर था यानी कि हेड ऑफ द नाटो हमेशा ही अमेरिका रहा। सो नाटो बनाने के पीछे जो अमेरिका की नीति थी वो ये थी कि जब भी नाटो मेंबर्स में किसी भी एक कंट्री पे अटैक किया जाएगा तो अदर जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं वो सब मिलकर उस अटैक का बदला लेंगे। एट प्रेजेंट 32 कंट्रीज जो हैं वो नाटो के सदस्य हैं।
और इसी तर्ज पे हम देखते हैं कि नाटो के बनने के बाद सीधा ही यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। यूएसएसआर की भी मंशा थी कि जिस तरीके से नाटो को एक मिलिट्री अलायंस के रूप में बनाया गया है, उसी तरीके से वार्सो पैक्ट में भी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को इन्वॉल्व करके एक मिलिट्री अलायंस बनाया जाए। इस संगठन का नाम वार्सो पैक्ट इसलिए था क्योंकि ये पोलैंड की राजधानी वार्सो में बनाया गया था। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से दोनों कंट्रीज केवल मिलिट्री पावर को लेकर ही अपनी डोमिनेंस नहीं स्टैब्लिश करना चाहते थे, बल्कि दूसरे फील्ड्स जैसे कि स्पेस रेस में भी दोनों ही कंट्री काफी ज्यादा कंपटीशन में थे। इस कंपटीशन को वेस्टर्न मीडिया की अटेंशन तब मिली जब पहली बार ईयर 1957 में यूएसएसआर ने स्पुतनिक का सफल परीक्षण किया और साथ ही अपनी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा। कुछ ही साल बाद ईयर 1961 में यूएसएसआर ने अपने पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगेरियन को सफलतापूर्वक स्पेस में भेजा। इससे कि अब यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी पे काफी ज्यादा प्रेशर आने लगा। जॉन एफ कैनेडी भी चाहते थे कि स्पेस रेस में यूएस से भी बढ़ चढ़कर भाग ले और जल्द से जल्द अपना एक मून मिशन कंप्लीट करे, और इस तरीके से दोनों ही स्टेट्स में होड़ चलती रही। हालांकि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि दोनों ही कंट्रीज यूएसए और यूएसएसआर कभी भी आमने सामने नहीं आए, लेकिन इन दोनों ही कंट्रीज की वजह से अदर जो यूरोप के या फिर वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज थे वहाँ पे हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन रहती थी। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड के अदर कंट्रीज को कोल्ड वॉर ने इम्पैक्ट किया। तो सबसे पहले देखते हैं कोरियन वॉर को, जो 1950 से 1953 तक चला। कोरियन पेनिनसुला पे होने वाला ये जो वॉर था बेसिकली 1945 के बाद ही इसकी नींव रख दी गई थी। यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही कोरिया में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे और इसी वजह से इन्होंने कोरिया को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जहां एक तरफ नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर ने सपोर्ट किया, वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया को यूएसए का सपोर्ट मिला। और इसी तर्ज पे हम आगे देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 38 डिग्री पैरेलल से डिवाइड हो गए। साथ ही इन दोनों देशों में आज़ादी के बाद जो नई सरकारें बनी उन्होंने भी उसी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो किया जो उनको बैक सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ की आइडियोलॉजी थी। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया में जो गवर्नमेंट आई उसने कम्युनिज्म को सपोर्ट किया, वहीं साउथ कोरिया के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो हमेशा ही कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर चलती थी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो वियतनाम में वॉर हुआ जो कि 1955 से 1975 तक चला, इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में भी कहीं ना कहीं यूएसएसआर और यूएसए की भूमिका थी, जहां एक तरफ नॉर्थ वियतनाम को चाइना और सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया, वहीं दूसरी तरफ साउथ वियतनाम को साउथ कोरिया और यूनाइटेड नेशंस का सपोर्ट था। इस वियतनाम वॉर को हम कोल्ड वॉर एरा के प्रॉक्सी वॉर के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962, जिसे अक्टूबर क्राइसिस और कैरिबियन क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है, जो एक 13 डे लॉन्ग कन्फ्रंटेशन था जिसमें यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही मिलिट्री मिसाइल्स को डिप्लॉय किए हुए थे। जहां एक तरफ अमेरिका ने इटली और टर्की के अंदर अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिप्लॉय किया था, वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने क्यूबा के अंदर अपने मिलिट्री और न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिप्लॉय किया हुआ था। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आया कि जब पूरे विश्व को ये लगने लगा कि अब जल्द ही ये जो कोल्ड वॉर है वो फुल फ्लैज वॉर की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन इसी बीच यूएस गवर्नमेंट और सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट में एक एग्रीमेंट हुआ जिसने इस कोल्ड वॉर को एक फुल फ्लैज्ड वॉर में तब्दील होने से बचा लिया। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों ही देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, यानी कि यूएसए की तरफ से जॉन एफ कैनेडी एंड यूएसएसआर की तरफ से क्रूश्चेव, उन्होंने पब्लिकली मीटिंग करके इस चीज़ पर एग्री किया कि यदि सोवियत यूनियन क्यूबा से अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसे डिसमेंटल कर लेता है
तो यूएस से भी अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उन्हें इटली से और टर्की से डिसमेंटल कर लेगा। लेकिन साथ ही यूएसएसआर ने ये डिमांड भी रखी कि जैसे ही यूएसएसआर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल करेगा उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए क्यूबा पर इन्वेज नहीं करेगा और साथ ही क्यूबा को इंडिपेंडेंट रूप से छोड़ देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्यूबा के अंदर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना होती है जिसके जो सुप्रीम लीडर हैं वो फिडेल कैस्ट्रो बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में 1979 से 1989 तक वॉर चला था उसमें भी कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी। दरअसल अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम कर रहा था, लेकिन क्योंकि वहाँ के जो लोकल मुजाहिदीन थे वो सोवियत यूनियन की कुछ आइडियोलॉजीज़ को पसंद नहीं करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारे मॉडर्न स्कूल्स को खोला जिसमें कि गर्ल्स एजुकेशन जो है उसको भी इम्पार्ट किया गया, लेकिन मुजाहिदीन्स को गर्ल्स एजुकेशन ही पसंद थी। यानी कि वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान की जो लड़कियां हैं ट्रेडिशनली वो सिर्फ अपने घर में रहें और हाउस होल्ड देखें। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में जो स्कूल्स खोले थे वहाँ के ड्रेस कोड में स्कर्ट रखा था जिस पर भी मुजाहिदीन ने एतराज़ जताया। कुछ ऐसे और रीजंस थे जिसकी वजह से मुजाहिदीन सोवियत सपोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं पसंद करते थे। इसी वजह से अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसी जंग में अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन को बैक सपोर्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने और साथ ही कुछ अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि यूनाइटेड किंगडम ने भी। और इस वजह से अफ़गानिस्तान में काफ़ी वास्ट लेवल पे डैमेजेस हुए, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी का नुकसान हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस मुजाहिदीन को अमेरिका ने 1979 के टाइम पे सपोर्ट किया था उसी मुजाहिदीन ने आगे चलकर अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि हम ये भी मानते हैं अफ़गानिस्तान में हुए क्राइसिस का ही रीज़न था कि आगे चलकर सोवियत यूनियन जो है वो 15 कंट्रीज़ में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और जो बाइपोलर वर्ल्ड है इसी के साथ उसका भी एंड हो जाएगा। तो चलिए अब सीधा हम जानते हैं कि किस तरीके से सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन यानी कि विघटन हुआ था। हालांकि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे, लेकिन उसमें से अगर हम सबसे मेन और सबसे बड़ा रीज़न देखते हैं तो वो था सोशलिज़म। यानी कि सोवियत यूनियन ने हमेशा ही कम्युनिज़म और सोशलिज़म जैसी चीज़ों को अपनाया जिसके चलते धीरे धीरे यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी बुरी तरीके से नष्ट हो गई। साथ ही यूएसएसआर में रह रहे जो लोग थे वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुके थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सोचने लगे थे कि कैपिटलिज्म जो है वो सोशलिज्म से ज़्यादा बेटर थियरी है। यानी कि रशिया के जो लोग थे आपस में ही विचारों में बट गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि रशिया के अंदर एथनिक डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे। वहाँ पे बहुत डिफरेंट कल्चर्स के लोग आपस में रहते थे। ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न बना जिसकी वजह से जो रशिया है वहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल जो है गवर्नमेंट खो चुकी थी। आगे चल के हम देखते हैं कि रशिया ने 90s के डिकेड में फूड शॉर्टेज, फैमीन, पॉवर्टी जैसी चीज़ों को फेस किया और अब इसकी वजह से वो जो पूरी जनता थी वो गवर्नमेंट के विरोध में आ गई। इसी के साथ हम देखते हैं क्योंकि सरकार कमज़ोर पड़ गई थी इसीलिए 1990 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया और वो 15 कंट्रीज़ में बट गया। इसी के साथ जो अमेरिका है वो एक होल सोल सुप्रीम पावर के रूप में उभरा, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की हेजेमनी एस्टैब्लिश हो गई और बाइपोलर वर्ल्ड का एंड हो गया। उसी साल 1990 में हम एक और बड़ा इवेंट देखते हैं कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही वो जो बर्लिन का डिवीज़न हुआ था यानी कि जो जर्मनी का डिवीज़न हुआ था उसका भी वापस से यूनिफिकेशन हो गया और इसी के साथ हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। If you have gained some knowledge from this video then please do subscribe it, like it and share it with your friends.